सो हेलो गाइस। आज हम आ गए एक और क्वेश्चन के साथ और एक नई टाइप के क्वेश्चन के साथ। तो देखो, ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन का सवाल है। ठीक है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन का सवाल है। और ये जो सवाल है, इसमें एक थ्योरम यूज़ हो रही है। ठीक है, पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप पॉज करो और इस सवाल को खुद अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, अगर तुमने डेफिनाइट इंटीग्रेशन अच्छी खासी कर ली है। लेकिन अगर तुमने डेफिनाइट इंटीग्रेशन अच्छी खासी नहीं की है, तुम एक अच्छे रूल तक नहीं पहुंचे हो, तो सुन लो, थोड़ी थ्योरी सुन लो, है ना। तो देखो, इसमें यूज हो रहा है लेबनिट्ज रूल। ठीक है, लेबनिट्ज रूल अगर आपने पढ़ रखा है तो अप्लाई कर लो, अभी भी मौका है। ठीक है, लेबनिट्ज रूल अगर आपने पढ़ लिया है तो इसको अप्लाई कर लो। ठीक है, लेबनिट्ज रूल अप्लाई कर लो, आंसर निकाल लो। क्लियर है। लेकिन अगर आपने लेबनिट्ज रूल नहीं पढ़ा है तो मैं उसको आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ, है ना। तो देखो, होता क्या है, लेबनिट्ज रूल हमें बताता है कि कोई वेरिएबल इंटीग्रेशन को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं इन जनरल लिखने की कोशिश करूं, इट इज समवॉट लाइक कि मेरे पास एफ ऑफ टी डी टी एक इंटीग्रेशन है और इसकी जो लिमिट्स है वो वेरिएबल है। जैसे कि आपको पता है कि अगर लिमिट्स जो हैं वो कांस्टेंट है तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे पास जो आउटकम आएगी वो पॉजिटिव कांस्टेंट होगी, है ना। अगर मैंने कांस्टेंट लिमिट डाली तो कांस्टेंट आंसर आएगा, अगर मैंने वेरिएबल डाली तो वेरिएबल आंसर आएगा। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये आ गया हमारे पास u ऑफ x और ये v ऑफ x। क्लियर है। तो ये फंक्शन ऑफ x है जो कि मेरी लिमिट्स में है। लोअर लिमिट में ये वाला हो गया, अपर लिमिट में ये वाला हो गया। इसको मुझे करना है डिफरेंशिएट, इसको मुझे करना है डिफरेंशिएट। तो d बाई डी एक्स, यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लो, x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहा हूँ जो कि मेरे लिमिट्स में है। जो अंदर इंटीग्रेशन है वो मेरी t पे चल रही है। ठीक है, वो डिफरेंट ऑपरेटर पे चल रही है। क्लियर है। अच्छा, तो ये डिफरेंशिएशन का जो आंसर होता है वो डायरेक्टली आपको याद रखना है कि f ऑफ वी एक्स इंटू वी डैश ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ यू एक्स इंटू यू डैश ऑफ एक्स। तो यहां पर बात क्या होती है कि जो अपर लिमिट है उसको पुट कर दो और उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये आपके पास पहली टर्म आ जाएगी। वैसे ही लोअर लिमिट को पुट कर दो और उसका डिफरेंशिएशन कर दो तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, इसको याद करना। तो ये हमारे पास हो जाता है लेबनिट्ज रूल। जब भी इसको मौका मिले तो लगा के एक बार सोच लेना। क्लियर है, एक बार लगाने की सोच लेना, क्योंकि ये इसके जो सवाल होते हैं ना उनको पकड़ना कभी कभार मुश्किल होता है। जैसे कि मैंने सवाल आपको ऊपर दिया है, अब इसको देख के कोई भी नहीं कहेगा कि लेबनिट्ज रूल लगना है। ठीक है, हो सकता है कुछ को हिंट मिले, लेकिन कुछ लोग सोचेंगे कि इसमें कोई प्रॉपर्टी यूज होनी है अलग सी, है ना। नहीं, इसमें लेबनिट्ज रूल यूज होना है। ठीक है, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है ना एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेबनिट्ज रूल का एक एग्जाम्पल दे देता हूँ और फिर हम शुरू करते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन को। एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल लेट से मैं कह देता हूँ कि इंटीग्रेशन करो साइन स्क्वायर एक्स की डी एक्स, और तुम्हारे पास लिमिट्स हैं, यहाँ पे टी डाल देता हूँ ना, कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो, साइन स्क्वायर टी डी टी। ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ पे मान लो मैंने ज़ीरो रख दिया, या ज़ीरो, या फिर कोई कांस्टेंट रख देता हूँ ना, थ्री। ठीक है, तो अगर मैं इसको कर रहा हूँ डी बाई डी एक्स, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये वाली लिमिट पुट करूँगा और फिर इसका डिफरेंशिएशन लिमिट का। तो f, यहाँ पर रुक जा, f तो रखा हुआ ना, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स क्यूब। ठीक है, मैंने एक्स क्यूब को डाल दिया, अब एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x²। क्लियर है। अब सुनो, जो ये दूसरी वाली लिमिट है इसमें कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट है और मुझे पता है लिमिट का भी लास्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन आपको पहली बारी है तो मैं पूरा पुट करके बताऊं, तो साइन स्क्वायर थ्री और थ्री का डिफरेंशिएशन ज़ीरो।
ठीक है, तो ये पूरी टर्म ही जीरो हो गई, इसको लिखने का कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट लिमिट है तो वो वाली टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल हो गया, इतने एग्जाम्पल काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि ये मोस्टली प्रैक्टिस बेस्ड है, तो एग्जाम्पल दे देकर आपको नहीं सीखने को मिलेगा, आपको खुद क्वेश्चन ट्राई करने होंगे तभी आप सीखोगे। अब ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसको अटेम्प्ट करो। ठीक है, इसको अटेम्प्ट करो और ट्राई करो कि आंसर निकाल पाओ, है ना। तो देखो, आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब मैं शुरू करता हूँ इस क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो पता है लेबनिट्ज रूल अप्लाई करना है। लेबनिट्ज रूल अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, एक तरफ एफ डैश आ जाएगा, यहाँ पर इस पे लेबनिट्ज रूल लगाओगे, कैसे होएगा, इसकी तो जीरो हो जाएगी, है ना, लेबनिट्ज रूल की टर्म। ठीक है, इसकी टर्म जीरो, ऊपर वाली की टर्म आएगी, वैसे यहाँ पर होगा। क्लियर है। एफ डैश ऑफ एक्स लिखते हैं, तो एफ डैश ऑफ एक्स मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ रूट। ठीक है, ये मेरे पास फंक्शन था, अब इसके अंदर मैं डालूंगा लिमिट। लिमिट क्या थी हमारी, साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर एक्स की डिफरेंशिएशन। तो साइन स्क्वायर एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, साइन टू एक्स। क्लियर है ना, इतनी चीजें तो आपको आनी चाहिए। प्लस अगली वाली टर्म। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन दूसरे वाली की क्या होनी है, यहां पर आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट। ये मेरा फंक्शन था, इसमें मैंने क्या डाला, कॉस स्क्वायर एक्स। फिर कॉस स्क्वायर एक्स की डिफरेंशिएशन, कॉस स्क्वायर एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन टू एक्स। क्लियर है ना। अब यहां पर अगले स्टेप पे क्या आ जाएगा, साइन टू एक्स कॉमन, साइन टू एक्स कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में क्या बचा, साइन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स, है ना, सही बात है, माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का मॉड। ठीक है, मॉडुलस, और बस ये हमारे पास आ गया। अच्छा, आप देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है कि x मेरा जो है वो 0 से लेकर π/2 के बीच में है, तो साइन x और कॉस x पॉजिटिव हो गए, तो यहाँ पर जो आंसर है वो मेरा काफ़ी सिंपल निकल जाएगा। यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की बदौलत यहाँ पर मिल जाएगा मेरे पास x। ठीक है, सॉरी यहाँ पर x आएगा, हाँ x, और यहाँ पर माइनस एक्स आना है। गलती तो नहीं हो रही यहाँ पर, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स 2 टाइम्स कॉस एक्स माइनस, ठीक है, ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि कोई गड़बड़ हुई है। तो यहाँ पर x माइनस एक्स, ऐसी वाली बात आ गई ना, तो मेरे पास क्या आ गया, ये जीरो। क्लियर है। एफ डैश ऑफ एक्स मेरे पास जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ है कि एफ ऑफ एक्स मेरा एक कांस्टेंट फंक्शन है। इतनी बातें तो आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाले चैप्टर में पढ़ी होगी, है ना। तो एफ ऑफ एक्स आपका एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसका मतलब मुझे एफ ऑफ एक्स का अगर मैं कोई भी एक वैल्यू पे आंसर निकाल दूं तो मेरे पास पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझे। अब देखो, अगर ये बात नहीं समझे आप तो मैं समझाऊं। एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, कांस्टेंट है, मतलब x की मैं कोई भी वैल्यू डाल दूं मुझे आंसर कांस्टेंट मिलेगा, और वही कांस्टेंट मिलेगा। लेट से एफ ऑफ एक्स मेरा 1 के बराबर है, तो x को मैं चाहे 0 रख दूं, 1 रख दूं, 2 रख दूं, आंसर मेरा 1 आएगा। तो अगर मुझे इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू पे आंसर पता है तो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है ना, तो लेट से इसको हम k मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं इस k की वैल्यू निकल जाए, मेरे पास आंसर निकल जाएगा। अब देखो, ऊपर वाली इंटीग्रेशन पे ही बात आ जाती है, क्या आप इस इंटीग्रेशन पे कोई एक वैल्यू पे आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बात से पहले मैं एक चीज बता दूं, है ना। लेट से आपको एक क्वेश्चन होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 से लेकर एक्स स्क्वायर स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, एफ ऑफ टी लगा लो, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटीग्रेशन में चेंज ऑफ वेरिएबल इज अलाउड। ठीक है, एफ ऑफ टी डी टी। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जब मैं आपको कहूँ कि इससे इंफॉर्मेशन निकालो इस इक्वेशन से, तो आप कहोगे कि x को 0 डाल दो, 0 से 0 तक लिमिट जाएगी, तो f ऑफ 0 इक्वल टू 0 आ गया, है ना। सही बात है, ऐसे क्वेश्चन करे होंगे, अगर नहीं करे तो आप करने लगो, क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं जेईई मेंस में।
तो ऐसे सवाल में आपने ऐसे इंफॉर्मेशन निकाल ली, लेकिन इस सवाल में ये चीज़ अप्लाई नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को जीरो बनाओगे तो कॉस स्क्वायर एक्स वन हो जाएगा, अगर कॉस स्क्वायर एक्स को जीरो बनाओगे साइन स्क्वायर एक्स वन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन तो करनी पड़ेगी। अगर इंटीग्रेशन करनी होती तो हम पहले ही कर लेते, है ना। तो इंटीग्रेशन को अवॉइड करना यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा सोचने में मुश्किल है, लेकिन आपको सोचना तो चाहिए, आइडिया लगाना चाहिए, कोई चीज़ तो होगी जो इसको सिंप्लीफाई कर सकती है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ दिस कॉस इनवर्स ऑफ दिस प्लस, तो ये पाई बाय 2 हो सकता है अगर अगर मैं इन दोनों लिमिट्स को कंबाइन करूं, ठीक है। लेकिन इन दोनों लिमिट्स को मैं कंबाइन कर नहीं सकता, क्योंकि जीरो से लेकर साइन स्क्वायर एक्स तक जा रहा है, एक कॉस स्क्वायर एक्स तक, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स जहां पर बराबर हो जाए वहां पे मैं कंबाइन कर सकता हूं, है ना। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स जब बराबर हो जीरो से लेकर पाई बाय 2 के बीच में, जो कि आपको ऑब्वियसली पता है एक्स इक्वल टू पाई बाय 4 पे होता है, तो आप कंबाइन कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। सो इससे आपको आइडिया मिला कि अगर मैं x इक्वल टू पाई बाय 4 रखूं तो f ऑफ पाई बाय 4 इंटीग्रेशंस कंबाइन हो जाएंगी जीरो से लेकर 1/√2 तक, 1/√2 का स्क्वायर एक्चुअली, और अंदर क्या आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग, जो कि पाई बाय 2 होता है। सही है। तो इससे मुझे पता लगा यहाँ पर पाई बाय 2 मल्टीप्लाई में क्या आ गया 1/4 माइनस जीरो, आंसर हमारे पास आ गया पाई बाय 8, एफ ऑफ पाई बाय 4। जैसा कि मैंने आपको बताया था कांस्टेंट फंक्शन है, तो अगर एक पॉइंट पे भी वैल्यू निकाल ली तो आंसर ही निकल गया, तो के की वैल्यू ये निकल गई। हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो हो गया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाय 8 इज द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। आई होप सो ये क्वेश्चन तुम्हें पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और समझ आ गया होगा कि लेबनिट्ज रूल कैसे यूज करते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन निकालते हैं इंटीग्रेशन से।